स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, आज ग्लोबल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशंस के किसी भी डिस्कशन में चाइना की बात ना आए, शायद ये मुमकिन नहीं। अफ्रीका में केबल सर्विसेज से लेकर साउथ ईस्ट एशिया में हाई स्पीड रेल नेटवर्क तक डिप्लोमेसी हो या डाइनिंग टेबल, दुनिया भर में चाइना के चर्चे हो रहे हैं। पिछले 40 सालों में चाइना की इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही है। 2013 से चाइना के प्रेसिडेंट रहे शी जिनपिंग कई बार अपने फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट्स में ये डिक्लेयर करते आए हैं कि दुनिया कुछ ऐसे चेंजेस से गुजर रही है जो एक सदी में किसी ने ना देखे हों। और उनका मानना है कि इन चेंजेस के पीछे सबसे बड़ा कारण है चाइना का बढ़ता पावर। शी ने अपने लीडरशिप के दौरान जियोपॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस फेस कर रहे वर्ल्ड ऑर्डर को स्टेबल करने के लिए कई बार स्ट्रैटेजिक एडजस्टमेंट की बात कही है। लेकिन एनालिस्ट का मानना है कि शी के इन कंसर्न्स और डिमांड के पीछे चाइना का सुपर पावर या एक ग्लोबल हेजेमन बनने की चाहत छुपी हुई है। दोस्तों, चाइनीज मिरेकल के बारे में कितनी भी बात क्यों ना हो, कई ऑब्जर्वर्स ये दावा करते हैं कि चाइना के लिए यूएस हेजेमनी को रिप्लेस करना आसान नहीं है। इसके दो मेजर रीजंस बताए जाते हैं। एक, चाइना का मिक्स्ड ग्रोथ रिकॉर्ड या यूं कह लीजिए इकोनॉमिक ग्रोथ का डार्क साइड, और दूसरा चाइना का क्वेश्चनेबल रेपुटेशन और उसके एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ बाकी देशों का ऑपोजिशन। खैर, जो भी हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अपने कंटिन्यूअस ग्रोथ के कारण इंटरनेशनल स्फीयर में चाइना एक मेजर प्लेयर बन चुका है। पर सवाल यह है कि क्या चाइना में एक ग्लोबल हेजेमन बनने का पोटेंशियल भी है? आज के वीडियो में हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रिलेवेंट है और इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल यूपीएससी GS2 के IR सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, स्टडी IQ आप सबके लिए लेके आया है एक बहुत ही खास कोर्स। पहली बार स्टडी IQ यूपीएससी प्री प्लस मेंस के लिए एक फुली लाइव कोर्स लॉन्च करने जा रहा है। इस कोर्स में 900 घंटे से ज़्यादा की लाइव क्लासेस होंगी, जिसमें स्टैटिक पोर्शन से लेकर करंट अफेयर्स, ऐसे CSAT तक सब कुछ कवर किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको मिलेगी 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसकी वजह से आप अपने मेंटोर से बिना हिचकिचाए अपने डाउट्स को पूछ सकेंगे। और आपके एग्जाम फियर को दूर करने के लिए आपको दिए जाएंगे मॉक पेपर्स प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। और साथ ही साथ मेंस की तैयारी को पुरजोर करने के लिए आपसे इस कोर्स में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ 18,500 के डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप यूज करते हैं कूपन कोड AG Live। बैच की शुरुआत 20 जून शाम 6 बजे से हो रही है, जिसकी डिटेल्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो स्टडी IQ के साथ अब आप भी कहिए कि तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, चाइनीज ग्रैंड स्ट्रैटेजी की बात करें तो इस देश ने अपने कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइन किए हैं, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, रीजनल और ग्लोबल लीडरशिप और डिस्प्यूटेड टेरिटरीज पे कंट्रोल। इसके अलावा चाइना के कुछ इंपॉर्टेंट कोर इंटरेस्ट भी हैं, जैसे सिक्योरिटी, सोवरेनिटी और डेवलपमेंट। कई केसेस में तो इन ऑब्जेक्टिव्स और इंटरेस्ट के चलते चाइना और यूएस के बीच एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा हो जाती है। चाइनीज एस्टैब्लिशमेंट ने इस बात को कभी नहीं छुपाया कि यूएस के अगेंस्ट वो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर रहे हैं, और शी के ऑथोरिटेरियन लीडरशिप में चाइना अपने आप को और भी एग्रेसिवली प्रोजेक्ट करता आया है। और इकोनॉमिक ग्रोथ इस ग्रैंड स्ट्रैटेजी का सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट है। 1979 से 2018 के एंड तक चाइना का एवरेज एनुअल GDP 9.5% था। 2007-9 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जाकर चाइना को पहली बार एक इकोनॉमिक सुपर पावर का रिकॉग्निशन मिला। ये वो समय था जब बैंक्स नॉर्मली काम नहीं कर पा रहे थे और यूएस ग्लोबल इकोनॉमी को रिसेशन से बाहर नहीं ला पा रहा था। इस कमी को चाइना ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट एक्सपेंशन से पूरा किया। जर्मनी और जापान जैसे देशों से गुड्स खरीदते हुए चाइनीज इकोनॉमी डबल डिजिट रेट से बढ़ने लगी। आज परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिस पे चाइना दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इसके अलावा वो एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर, मर्चेंडाइज ट्रेडर और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर है। नेचुरली यूएस आज उसका मेजर कॉम्पिटिटर ही नहीं, बल्कि उसका एक मेजर कमर्शियल पार्टनर भी है। यही नहीं, चाइना यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज का लीडिंग फॉरेन होल्डर है, जो फेडरल सिक्योरिटीज, फेडरल डेट और यूएस इंटरेस्ट को कम रखने में मदद करता है। ब्रिटेन बेस्ड सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च CEBR का प्रेडिक्शन है कि 2030 तक चाइना यूएस को पीछे छोड़ दुनिया का लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। कोविड-19 पैंडेमिक भी इस ग्रोथ स्टोरी को ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाया। 2020 में चाइना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था और यूएस को ओवरटेक करके यूरोपियन यूनियन का
टॉप ट्रेड पार्टनर बना। दोस्तों, चाइना का ग्लोबल राइज ब्राजील, जर्मनी और साउथ कोरिया के एक्सपोर्टर्स के लिए काफी मायने रखता है। उनके कमोडिटीज और इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए चाइना एक इम्पॉर्टेंट मार्केट है। जनरल मोटर्स से लेके स्टारबक्स तक इंटरनेशनल बिजनेसेस ने चाइना में हाई सेल्स रजिस्टर किए हैं। इकोनॉमिक सुप्रीमेसी को ध्यान में रखते हुए कई हाई प्रोफाइल इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए, जिसमें मेड इन चाइना 2025 काफी प्रोमिनेंट है। 2015 में अनाउंस किए गए इस प्लान का मेन एम है 10 की फैक्टर्स में गवर्नमेंट असिस्टेंस के थ्रू चाइना के मैन्युफैक्चरिंग को अपग्रेड और मॉडर्नाइज करना, और चाइनीज लीडरशिप इस इकोनॉमिक ग्रांड स्ट्रैटेजी को मुकम्मल करने के लिए टेक्नोलॉजी को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। ये चाइना की उस आइडियोलॉजी को दर्शाता है जहां वो अपने इकोनॉमिक डोमिनेंस को टेक्नोलॉजी और मिलिट्री पावर से रीइंफोर्स करना चाहता है। आइए समझते हैं अगले सेक्शन में कि ये कैसे पॉसिबल है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स के मुताबिक चाइना ऑलरेडी एक मिडिल इनकम कंट्री है जो दुनिया में कई एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी को लीड करता है। कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें चाइना एक ग्लोबल लीडर बन चुका है, जैसे विंड और सोलर पावर, डिजिटल करेंसीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सैटेलाइट्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन, 5G टेलीकॉम्स, ड्रोन और अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। आज चाइनीज पॉलिसी मेकर्स दुनिया को और भी सिनोसेंट्रिक यानी चाइना सेंट्रिक कहने के प्रयास में लगे हुए हैं, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इसका एक जरिया है। चाइना वर्ल्ड वाइड अपने स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेसेस को बढ़ावा दे रहा है ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया पार्शली या लार्जली चाइना पे डिपेंडेंट हो जाए। इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल पावर के अलावा चाइनीज फॉरेन पॉलिसी का एक और कोर इंटरेस्ट है, और वो है मिलिट्री डोमिनेंस। चाइना के बढ़ते मिलिट्री माइट को देख के यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अपने ग्लोबल प्रेजेंस को फिजिकली भी असर्ट करना चाहता है। कुछ ऐसे ही एम्बिशन एक समय पे यूएस के भी थे, जो वर्ल्ड वॉर्स और कोल्ड वॉर के बाद एक मजबूत अलायंस सिस्टम को लीड करता आया है। चाइनीज लीडर्स भी अपने मिलिट्री बेसिस के ग्लोबल नेटवर्क पे फोकस कर रहे हैं। 2017 में अफ्रीका के जिबूटी में एक चाइनीज मिलिट्री बेस को शुरू किया गया। चाइना इक्वेटोरियल गिनिया में भी एक ऐसा बेस प्लान कर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन बेस के थ्रू चाइना नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को ये संदेश दे रहा है कि वो अब सिर्फ एक रीजनल प्लेयर नहीं रहा, और अपने अलायंस की कमी को पूरा करने के लिए वो नई स्ट्रेटजी अपना रहा है, जिससे वो वेस्टर्न अलायंस स्ट्रक्चर को कमजोर बनाकर उसे तोड़ सके। दोस्तों, हमें इस बात को समझना जरूरी है कि चाइना अपने मिलिट्री पावर के थ्रू मैरीटाइम स्फीयर में अपने डोमिनेंस को कायम करना चाहता है। चाइना के लिए ये काफी नहीं है कि वो अपने कोस्ट के आसपास के क्रूशियल वाटरवेज को कंट्रोल करे, बल्कि वो वर्ल्ड वाइड एक चेन ऑफ बेसेस और लॉजिस्टिकल फैसिलिटीज स्टैब्लिश करना चाहता है। 2015 से 2020 के बीच चाइनीज नेवी ने एक क्रिटिकल लेवल क्रॉस किया। उसने यूएस नेवी से ज्यादा बैटलशिप्स मैदान में उतारे और न्यूमेरिकली दुनिया का लार्जेस्ट नेवी बना। 2021 तक अमेरिका के कंपैरिजन में चाइना के पास 60 से ज्यादा वॉरशिप्स थे, और ये गैप बढ़ता जा रहा है। इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये कंक्लूड किया जा सकता है कि बीजिंग वर्ल्ड वाइड हाईटेक इंडस्ट्रीज को डोमिनेट कर अपने इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर को बूस्ट करना चाहता है, और ये उसके सुपर पावर एम्बिशन का कोर एलिमेंट है। पर क्या एक हेजमन बनने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर ही काफी है? आइए देखते हैं अगले सेक्शन में। दोस्तों, रीजनल और ग्लोबल ऑर्डर में एक हेजेमनिक पावर 3 तरह से कंट्रोल एस्टैब्लिश करता है, जिससे वो बाकी स्टेट्स के बिहेवियर को रेगुलेट कर पाता है। पहला, दूसरे स्टेट को कोर्स यानी मजबूर करने की ताकत रखना। दूसरा, इंसेंटिव्स के थ्रू उनके सपोर्ट को हासिल करना। और तीसरा, उन देशों को कमांड करने की लेजिटिमेट पावर का होना। ये 3 फैक्टर्स यूएस हेजेमनी को बरकरार रखने में क्रूशल हैं। दुनिया ने यूएस लेड कैपिटलिस्ट सिस्टम को जल्द ही अपना लिया, और इससे यूएस की सुपर पावर लेजिटिमेसी एस्टैब्लिश हो गई। एक लंबे समय तक यूएस डोमिनेंस अनचैलेंज्ड रहा, क्योंकि पूरी दुनिया एक कैपिटलिस्ट सिस्टम के इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंजॉय कर रही थी। एनालिस्ट दावा करते हैं कि यूएस लीडरशिप को मैच या हराने के लिए या तो चाइना को इस इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर को फंडामेंटली चेंज करना होगा, या उसके एक ऑल्टरनेटिव सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने होंगे। दोस्तों, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एक ऐसा सेक्टर है जिसके बिना एक ग्लोबल हेजेमनी को स्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। वर्ल्ड वॉर्स के बाद दुनिया को रिवाइव करने के लिए अगर किसी एक फैक्टर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, वो था अमेरिकन एड प्रोग्राम। 1948 में साइन हुए मार्शल प्लान यूरोप को रिकवर करने के साथ साथ यूएस के स्ट्रेटेजिक रिलेशंस की नींव भी तैयार की।
जर्मनी और जापान जैसे देश सिर्फ एड रेसिपिएंट्स ही नहीं बल्कि यूएस के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स और सिक्योरिटी अलाइज भी बने। यूरोप के अलावा अमेरिका ने 1960s और 1970s के दौर में लैटिन अमेरिका और एशिया के कंट्रीज को भी सपोर्ट किया। चिले, कोस्टा रिका, साउथ कोरिया, ताइवान और ब्राजील जैसे देश यूएस फॉरेन एड के थ्रू अपनी इकोनॉमीज को स्टेबल कर पाए और आज अमेरिका के ट्रेड और डिफेंस पार्टनर्स हैं। वैसे तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यूएस लेड इंटरनेशनल डेवलपमेंट के पीछे उसके कोर इंटरेस्ट शामिल थे, लेकिन ये भी सच है कि अपने फॉरेन असिस्टेंस के थ्रू यूएस क्रेडिबल और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स नर्चर करने में सफल रहा। दोस्तों, अमेरिकन सक्सेस के कंपैरिजन में कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी उसे एक हेजेमोनिक पावर बनने नहीं देगी। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी एक फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजी है जिसके तहत लॉन्ग टर्म बेसिस पे प्रोजेक्ट्स या लोन्स ऑफर किए जाते हैं जो अल्टीमेटली रिसीविंग कंट्रीज के लिए रिपे करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में उन्हें डोनर कंट्री के डिमांड्स पे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंसेशंस एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। पिछले कुछ दशकों में चाइना ने फॉरेन एड से ग्लोबल पॉलिटिक्स को काफी ट्रांसफॉर्म किया है। दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के कारण वो यूएस डोमिनेंस के खिलाफ तो खड़ा हो पाया, लेकिन एक क्रेडिबल या लेजिटिमेट सोर्स ऑफ पावर नहीं बन पाया है। चाइना का मल्टी बिलियन डॉलर ग्लोबल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी पे बेस्ड है। हाल ही में श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी फिर से फोकस में आई है। श्रीलंका का हाई इन्फ्लेशन रेट और इकोनॉमिक कोलैप्स के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि वो चाइनीज लोन्स के तले दब चुका है। ऐसे सिनेरियो में पॉपुलर ओपिनियन ये है कि चाइना के पास ताकत तो है पर एक हेजेमन बनने की क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये परसेप्शन चाइना के ऑथोरिटेरियन लीडरशिप की वजह से और भी स्ट्रांग हुआ है। लेकिन केवल इकोनॉमिक पॉलिसीज ही नहीं, चाइना का इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी उसकी हेजेमनी को सफल बनाने में एक बड़ी रुकावट है। दोस्तों, एनालिस्ट के मुताबिक एक ऑथोरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम होने के कारण चाइना एक पॉजिटिव सम लीडरशिप एक्सरसाइज नहीं कर पाता। पॉजिटिव सम लीडरशिप का मतलब है कि एक ऐसी लीडरशिप जो एक विन विन सिचुएशन प्रोड्यूस कर सके, यानी इसमें हर एक प्लेयर के लिए एक पॉजिटिव आउटकम पैदा हो। चाइना की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी के चलते बाकी देशों के लिए ये यकीन करना मुश्किल है कि चाइना अपने प्रोस्पेक्ट्स के अलावा कुछ भी कंसीडर करेगा। इसके अलावा कई ऑब्जर्वर्स ने चाइना को एक इररिस्पॉन्सिबल पावर भी कहा है और ये कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान और भी साफ नजर आया। वो दावा करते हैं कि चाइना ने इनिशियल आउटब्रेक को छुपाकर उसके ग्लोबल स्पिरिट को इनकरेज किया। यहाँ तक उस पर बाकी देशों को डिफेक्टिव टेस्ट किट्स बेचने का भी इल्जाम है। चाइना के प्रति डिस्ट्रस्ट उसके डोमेस्टिक सिचुएशन से भी आता है। उइगुर मुस्लिम माइनॉरिटी ग्रुप्स के अगेंस्ट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस को सीवियरली क्रिटिसाइज किया जाता है। चाइनीज गवर्नमेंट इसे एड्रेस करने के बजाय फ्री स्पीच और क्रिटिसिज्म को सप्रेस करने में लगा है। इसके अलावा चाइनीज इकोनॉमिक मॉडल का एक डार्क साइड भी देखने को मिल रहा है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज कर ह्यूमन कॉस्ट को सेकेंडरी रखा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसी कारण चाइना एक मिडिल इनकम ट्रैप में फंसा हुआ है। इन बातों से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक ग्लोबल हेजेमन बनने के लिए एक मजबूत डेमोक्रेसी बनना भी जरूरी है। चाइना के राइज को लेकर टेंशंस का सबसे बड़ा कारण उसका ऑथोरिटेरियन और एग्रेसिव नेचर है। खैर, अब तक हमने चाइनीज पॉलिसी और लीडरशिप के बारे में डिस्कस किया है, लेकिन एक और एस्पेक्ट है जो चाइना के हेजेमनिक एम्बिशंस के लिए एक चैलेंज है और वो है ग्लोबलाइजेशन का इवोल्यूशन। आइए उस पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिछले कुछ दशकों से जो ग्लोबलाइजेशन हम देखते आ रहे हैं वो काफी रीजनली ऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि हम एक यूएस लेड यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड में आ चुके हैं। आज वर्ल्ड वाइड 3 मेजर हब्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, एक जर्मनी सेंटर्ड, एक चाइना और एक यूएस सेंटर्ड। इस लॉजिक को फॉलो करते हुए चाइना आज कई रीजनल स्पेसेस में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे साउथ ईस्ट एशिया चाइना के लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहां वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस को चैलेंज कर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट टाइज को बूस्ट करने में लगा हुआ है। इसके अलावा सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी बीजिंग अपने आप को वेस्टर्न पैसिफिक में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऑब्जर्वर्स के मुताबिक बीजिंग के लिए अमेरिका अलाइज को तोड़ना और अपने पड़ोसियों के सिक्योरिटी और इकोनॉमिक चॉइसेस को सिक्योर करना आसान नहीं होगा। इसका एक उदाहरण रिसेंटली देखने को मिला जब 10 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज ने चाइना के रीजनल सिक्योरिटी पैक्ट को रिजेक्ट कर दिया। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि चाइना करेंटली एक मेजर रीजनल प्लेयर जरूर है, लेकिन एक ग्लोबल हेजेमन बनने से अब भी वो काफी दूर खड़ा है। इसके अलावा जहां ग्लोबली
यूएस उसका मेजर कॉम्पिटिटर है, वहीं इंडिया उसके लिए एक रीजनल चैलेंज बन के उभरा है। आइए अगले सेक्शन में इस इशू को भी डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जहां एक और इंडिया को आज एक रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक पावर के रूप में देखा जाता है, वहीं उसके राइज को लेकर बाकी देशों में उतना सस्पेशन नहीं है जितना चाइना को लेकर है। इंडिया अपने स्ट्रॉन्ग बायलैटरल फ्रेंडशिप टाइज के लिए भी जाना जाता है और इसीलिए रीजनल अलायंसेस में उसके पार्टिसिपेशन को पॉजिटिवली देखा जाता है। एक तरफ जहां चाइना का रीजनल प्रपोजल रिजेक्ट हो गया है, वहीं इंडिया और 3 क्वाड या क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग मेंबर्स अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने मिलकर चाइना के स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस को लिमिट करने के लिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF लॉन्च किया। इन सब के अलावा दूसरे रीजनल अरेंजमेंट्स जैसे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान और रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी RCEP में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पे इंडिया चाइना के हेजेमोनिक एम्बिशंस के खिलाफ एक फॉर्मिडेबल पावर बन के खड़ा है। हम आज इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के दूसरी कंट्रीज के बीच बढ़ते हुए अलायंसेस से ये समझ सकते हैं, चाहे वो वियतनाम हो या फिलीपींस, हर एक देश ने कई प्लेटफॉर्म्स पे इंडिया की तरफ अपने टिल्टनेस की बात साफ की है। इसके अलावा इंडिया का रूल बेस्ड ऑर्डर का प्रमोशन भी ग्लोबल पावर्स को एक लेजिटिमेट स्टैंड नजर आता है, जहां इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर को लीड करे। आज जहां चाइना ने साउथ चाइना सी और अनेक लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स के कारण अपने अगेंस्ट ग्लोबल सस्पेशन जनरेट की है, वहीं इंडिया ने बैलेंस्ड और हाइब्रिड डिप्लोमेटिक स्टैंड लेते हुए हर पक्ष की जरूरतों का ख्याल रखा है, वो चाहे अफगानिस्तान में भेजे गए फ्लीट हो या श्रीलंका को दी गई फाइनेंशियल हेल्प। इंडिया ने अनेक स्टेप से खुद को एशिया के एक ट्रू और रिस्पॉन्सिबल सुपर पावर के तौर पे प्रोजेक्ट किया है। तो दोस्तों, ये थी एक एनालिसिस चाइना के हेजेमन बनने के पोटेंशियल पे। और जैसा कि वीडियो के पहले भाग में बताया गया कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस के GS2 पोर्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसकी रिलेवेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़ के जाएंगे जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज, कैन चाइना क्लेम टू बी द न्यू हेजेमन इन नियर फ्यूचर? एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।